हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी के बाद इमीडिएट डिस्चार्ज जब पेशेंट को किया जाता है तो क्या इश्यूज आते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, उस बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी एक टॉपिक किया जिसमें एंजियोप्लास्टी के दौरान जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है तब क्या इश्यूज आते हैं, उसमें सेपरेट डिस्कशन किया है। लॉन्ग टर्म फॉलोअप में या स्टेंट रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में हमने ऑलरेडी कुछ सेपरेट टॉपिक्स किए जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज स्पेसिफिकली डिस्चार्ज के तुरंत बाद क्या क्या चीज़ें लोगों के दिमाग में आती है उस चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। कुछ पॉइंट्स इसमें से ओवरलैप होंगे जो हमने शॉर्ट टर्म फॉलोअप का एंजियोप्लास्टी का जो टॉपिक्स किया था उससे रिलेटेड, पर ये टॉपिक डेडिकेटेडली इमीडिएटली पोस्ट डिस्चार्ज के टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। कुछ नए पॉइंट्स भी होंगे जो हमने पिछले वीडियोज़ में कवर नहीं किए थे, उस बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा जिन लोगों की फैमिली में किसी का भी रिसेंट एंजियोप्लास्टी हुआ है उनके लिए, और ऑब्वियसली जिन लोग का रिसेंटली या कुछ महीनों पहले भी एंजियोप्लास्टी हुआ है उनके लिए भी कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स मिलेंगे इसमें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस चैनल को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आते हैं आज का टॉपिक पर। इमीडिएट पोस्ट डिस्चार्ज इश्यूज़ क्या रहते हैं उस बारे में। सबसे पहले तो देखिए ये समझने की ज़रूरत है कि एंजियोप्लास्टी एक परक्यूटेनियस प्रोसीजर है जिसमें 2 से 3 दिन तक पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है। हृदय की नली में स्टेंट डाला जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये हार्ट अटैक के बाद किया जाता है। अगर बड़ा हार्ट अटैक है तो हार्ट को कम्प्लीटली हील अप होने में या जो स्कारिंग होती है या टिश्यू बराबर बनता है उसमें लगभग 1.5 महीने का टाइम लगता है, लगभग 6 वीक्स का टाइम लगता है। इस हीलिंग प्रोसेस के दौरान थोड़ा सा पेशेंट की जान का खतरा ज़्यादा रहता है क्योंकि यही पीरियड है जब सडनली हार्ट में कोई धक्का अनियमित हो सकता है, क्लॉट बन सकता है, हार्ट फट सकता है, स्टेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो भी हार्ट अटैक से रिलेटेड ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पहले 1-1.5 महीने के टाइम में ही होते हैं। जितनी ज़्यादा मृत्यु होती है वो पहले 2-4 महीने में ही मैक्सिमम होती है, उसमें भी पहला 1-1.5 महीना सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। इसमें मृत्यु का कर्व ऊपर से नीचे जाता है, यानी पहले 24-48 घंटे सबसे ज़्यादा, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके वो कम होता है। जितना ज़्यादा टाइम बीतते जाएगा उतना मृत्यु का चांस कम होते जाएगा। 4 से 6 महीने होने के बाद मृत्यु का चांस 1% से भी कम हो जाता है। स्टेंट में प्रॉब्लम्स या स्टेंट रिलेटेड क्लॉटिंग का चांस 1% से भी कम हो जाता है 6-8 महीने के बाद। पर ज़्यादातर जिनको भी तकलीफ आती है पहले 6 to 8 मंथ्स में आती है, जिसमें 1 to 2% स्टेंट में क्लॉटिंग होने का चांस और 4 to 5% स्टेंट में रीब्लॉकेज होने का चांस मेडिकेटेड स्टेंट के साथ हो सकता है। ज़्यादातर जब हार्ट का हीलिंग पीरियड हो तो आपको बहुत विगरस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, बहुत उठक बैठे के इस तरह की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, लंजेस वगैरह नहीं करने चाहिए। इसका रीज़न ये है कि हार्ट इस समय थोड़ा सेंसिटिव होता है और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने से हार्ट को डैमेज हो सकता है। हार्ट कई बार सडन रप्चर हो सकता है, कुछ अबनॉर्मल बिहेव कर सकता है, जान का खतरा हो सकता है। इसलिए पहले 1-1.5 महीना थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। जो लोग पहले से मैराथन दौड़ते आए हैं, पहले से बहुत फिजिकली फिट थे, उनको भी अगर रीस्टार्ट अपनी एक्टिविटीज़ को करना है तो राइट फ्रॉम जहाँ पहले छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करना है, वैसा नहीं है। थोड़ा सा स्लो डाउन करके फिर से धीरे धीरे करके बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि पहले अगर वो 10 किलोमीटर दौड़ते तो फिर से एक बार 2 किलोमीटर से या 1 किलोमीटर से चालू करें और धीरे धीरे उसे अप टाइट्रेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पहले जितना हार्ट स्ट्रेस झेल पाता था अभी 1-आध महीना हो सकता है वो ना झेल पाए, ऐसा हो सकता है ये चीज़। लेकिन हाँ, जिनको इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी हुआ है उनके लिए उतना एप्लीकेबल नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी अपने आप को एग्रीवेट कर सकते हैं। हालांकि फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले दिन से मैराथन दौड़ना चालू ना कर दें, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएं। हाँ, अटैक आया है तो ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, जितना बड़ा अटैक आया उतना ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर छोटा अटैक है या कोई हार्ट अटैक नहीं है तो आप उतना ज़्यादा केयरफुल उसमें ना भी रहें तो चलेगा, क्योंकि उसमें हार्ट का हीलिंग इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत जो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो स्टेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, प्रोसीजर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पर हीलिंग पीरियड में हार्ट अटैक के बाद थोड़ा हार्ट ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इस दौरान हम कोई भी सर्जरीज भी रिकमेंड नहीं करते, मतलब नॉन कार्डियक सर्जरीज जो कि अवॉइड की जा सकती है वो भी रिकमेंड नहीं करते। और इस दौरान पेशेंट को बहुत हैवी एक्सर्शन अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। ज़्यादातर हार्ट अटैक से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, मृत्यु है, क्लॉटिंग वॉटिंग जो भी प्रॉब्लम है पहले 2-4 महीने में ही आती है। इस दौरान अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पानी कितना पीना है इस दौरान। अगर किसी व्यक्ति का हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, रात को सोने में सांस फूल रही है, तो वैसे लोगों को डेफिनेटली पानी कम रखना है। एंजियोप्लास्टी के बाद शुरुआती 2-4 दिन या 10 दिन, खासकर जिन लोगों का किडनी फंक्शन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ है, डायबिटिक है, वैसे लोगों को पानी ज़्यादा लेने को बोला जाता है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी में जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है वो किडनी के ज़रिए ही बॉडी से बाहर निकलता है। तो अगर बॉडी में एडिक्वेट हाइड्रेशन नहीं होगा
तो ये कॉन्ट्रास्ट किडनी को डैमेज कर सकता है, जो कि कभी कभी परमानेंट भी हो सकता है। ज़्यादातर केस में टेम्प्रेरी होता है, इसलिए ज़्यादातर केस में हम ये देखते हैं कि एंजियोप्लास्टी के बाद थोड़े दिन के बाद क्रिएटिनिन वैल्यूज़ थोड़े बढ़ते हैं, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो उस दौरान आपको थोड़ा ज़्यादा हाइड्रेशन रखने की ज़रूरत है अगर हार्ट फेलियर नहीं है तो। पर अगर हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है चल रहे में, तो फिर आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन थोड़ा रखने की ज़रूरत पड़ेगी। किस पेशेंट का कंडीशन कैसा है और हार्ट पंप फंक्शन कितना है उस पर से डिसाइड होगा। अगर पंप फंक्शन 20-25% से कम है तो आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन थोड़ा रखना पड़ेगा। अगर 30-40% से ऊपर है, 30-35% से अगर किसी का पंप फंक्शन ज़्यादा है तो फिर उसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन वगैरह रखने की इतनी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी। आप नॉर्मल पानी पिए, इनफैक्ट ज़्यादा पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किडनी का रिकवरी में ये थोड़ा सा ज़्यादा मदद करता है, बॉडी के टॉक्सिन्स इससे थोड़ा फ्लश आउट हो जाते हैं। पेशेंट अगला सवाल ये पूछते हैं कि एंजियोप्लास्टी के बाद हम अपना काम कब से चालू कर सकते हैं, हम अपना रूटीन एक्टिविटीज़ कब से चालू कर सकते हैं। यूजली एंजियोप्लास्टी के बाद तो अगर किसी का क्लरिकल या डेस्कटॉप टाइप का जॉब है, बैठे बैठे करने वाला काम है, तो वो 7 से 10 दिन के बाद रीस्टार्ट कर सकते हैं। हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को हम यूजली 15 दिन तक रेस्ट करने का एटलीस्ट बोलते हैं, पर इस दौरान कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं है, आपको पलंग पे पड़े रहना है वैसा नहीं है। आप चलना फिरना, वॉकिंग सब कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहें इस दौरान। और अगर हेवी काम है, थोड़ा ज़्यादा वजन वगैरह उठाने का काम है, तो उसको 1-1.5 महीना अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। या आपके जॉब में भी आप जाके बात कर सकते हैं कि भाई मुझे अभी थोड़ा दिन कंपेरेटिवली उतना हेवी फिजिकल एक्टिविटी ना दी जाए। चलने फिरने का काम अगर हो तो आप उसको, थोड़ा हेवी काम हो तो 1-आध महीना रुक के करें। बहुत लाइट या बहुत मॉडरेट काम हो तो 15 दिन में स्टार्ट कर सकते हैं। वज़न उठाने का या एटलीस्ट 20 किलो से ज़्यादा वज़न उठाने का काम अगर है तो उसको 2-4 महीने रुक करके हार्ट का ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के और धीरे धीरे करके बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इनिशियली 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो ऐसे कर करके बढ़ाएं तो ज़्यादा सेफ रहेगा। सडनली आप बहुत ओवर एक्सर्ट करेंगे तो हार्ट के लिए डेंजरस हो सकता है। सीढ़ी चढ़ने का कई लोग पूछते हैं कि साहब मेरा घर 2nd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे, अभी क्या करूं, सीढ़ी चढ़ सकता हूं कि नहीं चढ़ सकता हूं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। सीढ़ी चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर ऐसा नहीं कहूँगा कि पहले दिन से आप जाके 10 फ्लोर चढ़ जाएं, वैसा मत करिएगा। धीरे धीरे करके उसको इम्प्रोवाइज़ कीजिए। अगर आपका हार्ट फेलियर है तो आपको ज़्यादा कॉशियस रखने की ज़रूरत है। सिंपल एंजियोप्लास्टी है जो नॉन हार्ट अटैक पेशेंट्स में किया गया, इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी है, तो उसमें आपको कोई उतना फिजिकल एक्टिविटी का रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। नॉर्मल लाइफ स्टाइल ही रहेगा, उसमें इतना दिक्कत पेशेंट को नहीं आएगा। पेशेंट अगर वज़न उठाना चाहे, कोई लोग कहते हैं कि हम कोई ग्रैंड पेरेंट्स होते तो बच्चों के साथ खेल सकते हैं कि नहीं, बच्चों को गोद में उठा सकते हैं कि नहीं, तो नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि बहुत हैवी वज़न मत उठाएं, 15-20 किलो तक चलेगा, उसमें इतना दिक्कत नहीं आएगा। उसकी वजह से आपका स्टेंट अपनी जगह से खसक जाएगा या स्टेंट डैमेज हो जाएगा या स्टेंट के स्ट्रट फ्रैक्चर हो जाएंगे, वैसा यूजली नहीं होता है, तो उसमें आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग पूछते हैं कि अगर बाइक ड्राइव करते तो बाइक का किक मार सकते हैं कि नहीं। डेफिनेटली उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाइक अर्ली स्टेज ऑफ हार्ट अटैक में तो थोड़ा अवॉइड करिए, पर लेकिन आप बाइक का किक मारे भी तो इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे स्टेंट को कोई डैमेज नहीं होने वाला। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि रेगुलर अपना चलना फिरना दौड़ना कब से चालू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा 2-4 दिन 5 दिन में वो चलना फिरना चालू कर सकते हैं। धीरे धीरे करके स्पीड को बढ़ाइए, एक बार में बहुत ज़्यादा स्पीड मत करिए। जितना आपका पहले का कैपेबिलिटी था उस लेवल पर पहुंचने में 1 से 1.5 महीना या 2 महीना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, डिपेंडिंग कि कितना ज़्यादा हार्ट अटैक में डैमेज हुआ है। जिन लोग को ज़्यादा डैमेज हुआ है वो ज़्यादा स्लोली धीरे धीरे करके एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, जो लोग का डैमेज कम हुआ है वो थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि हाथ ऊपर करके कुछ ऊपर का काम, बिजली का बल्ब बदलना या वैसे कोई काम कर सकते हैं कि नहीं, उससे स्टेंट तो नहीं खिसक जाएगा। वो यूजली पेसमेकर के केस में थोड़ा एप्लीकेबल रहता है कि पेसमेकर क्योंकि शोल्डर के मसल में फिक्स्ड रहता है, तो पेसमेकर का लीड डिसलॉज हो सकता है अगर आप हाथ ज़्यादा उठा के काम करते हो। प्लास्टी में उसका स्टेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेंट उससे डैमेज नहीं होगा। वैसे ही उल्टा सोने में, पेट के बल सोने में या करवट पर सोने में या आगे की तरफ बेंड करने में कोई स्टेंट को डैमेज नहीं होगा। ये सब चीज़ों के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इसमें कोई स्टेंट को प्रॉब्लम होगा या स्टेंट अपनी जगह से खिसक जाएगा, वैसा पॉसिबल नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि एंजियोप्लास्टी के बाद अपने गांव कब जा सकते हैं। कुछ लोग क्योंकि दूर जाके विलेज वगैरह में रहते हैं और प्लास्टिक कराने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए शहरों में आते हैं, तो बोलते हैं वापस गांव कब जा सकते हैं। तो हम ज़्यादातर ऐसे लोग को रिकमेंड करते हैं कि 10-15 दिन के बाद आप जाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो भी प्रॉब्लम आती है पहले 10 दिन के अंदर ही आती है। और इस दौरान आप जब भी जाएं तो दवाई लेके जाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये पेशेंट गांव चला जाता है और बाद में पता चलता है कि उसके पास दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं और फिर सडनली पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाती है, पेशेंट के पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है, कुछ दिनों का डिफ़ॉल्ट हो जाता है और इसी डिफ़ॉल्ट टाइम में मैसिव हार्ट अटैक आ सकता है। तो दवाइयाँ एक भी दिन मिस नहीं करनी है। अगर गाँव में दवाई अवेलेबल नहीं है, इसका ज़रा भी अंदेशा है, तो दवाई अपने जहाँ से भी हॉस्पिटल से एंजियोप्लास्टी हुआ है उसके आसपास से जो भी फार्मेसी अवेलेबल हो वहाँ से एक्स्ट्रा स्टॉक दवाई का लेके जाएं।
कुछ लोग पूछते हैं गांव जा रहे हैं तो कोई बाउंसी रोड है या गड्ढों वाली रोड है तो उसमें मेरा स्टेंट डैमेज तो नहीं हो जाएगा। यूजुअली ऐसा नहीं होगा, आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेंट अपनी जगह से हिल जाएगा, वैसा यूजुअली नहीं होता है। ड्राइविंग का भी आप एंजियोप्लास्टी के बाद कुछ दिनों में चालू कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको चक्कर वगैरह आ रहे हो, बीपी लो रह रहा हो, आपको बैठे से उठने में खासकर चक्कर आ रहे हो, ड्राइविंग करने के दौरान अगर चक्कर आ रहे हैं तो ड्राइव मत कीजिए, अदरवाइज आप ड्राइव कर सकते हैं। एज़ फार एज पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो हम सजेस्ट करेंगे कि गाड़ी में पीछे बैठ के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर ड्राइविंग एटलीस्ट पहले कुछ दिनों अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें बैलेंस बिगड़ने से एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है। और ऐसे टाइम पे अगर आप ड्राइव कर भी रहे हैं और आपका अगर सडनली आपको लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं या बैलेंस बिगड़ सकता है तो गाड़ी साइड में करके तुरंत खड़े हो जाइए, क्योंकि वैसे टाइम पे अनकॉन्शियस होने से तुरंत एक्सीडेंट हो सकता है। पहले 1 आध महीने में थोड़ा हार्ट अटैक के बाद ज़्यादा इसका रिस्क हो सकता है। रिस्क काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी पहला 1 महीना ज़्यादा सतर्क रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई और ड्राइविंग कर रहा है और आप बाइक पे पीछे बैठ के जा रहे हो तो भी वो थोड़ा सा अनसेफ है, क्योंकि बाई चांस अगर आपको चक्कर आ गए तो आप बेहोश हो सकते हो। कार में अगर आप पीछे बैठ के जा रहे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जा रहे हो तो दिक्कत नहीं है। कोई पेशेंट अगर ड्राइवर है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाता है, वो हार्ट पेशेंट है, तो यूजली हम रिकमेंड करते हैं कि बहुत हेवी व्हीकल्स ना चलाएं, क्योंकि खासकर बस वगैरह जो चलाते हैं वैसी चीज़ों में क्या, अगर ड्राइवर को हार्ट का प्रॉब्लम है और सडनली वो अनकॉन्शियस हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, जिसमें उसकी भी जान जाएगी, उसके पैसेंजर्स की भी जान जाएगी और जिससे गाड़ी टकराती है उनकी भी जान जाएगी। तो यूजली हार्ट पेशेंट्स को, खासकर जिनका हार्ट बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है, बहुत ख़राब हालत में, उनको हेवी व्हीकल्स ड्राइविंग करने के लिए हम ज़्यादातर मना करते हैं। हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसमें बहुत डेंजर है, जैसे कि एयरलाइन पायलट है या कोई हिल क्लाइंबिंग कर रहा है या जहाँ बहुत भागने दौड़ने का काम है, सोल्जर वगैरह हैं जिनको बॉर्डर पर रहने का काम है, वैसे लोगों को हम यूजली अवॉइड करने को कहते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रोफेशंस में क्या है, सडनली अगर हार्ट का कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो तो आपको जान का खतरा हो सकता है। तो वैसे चीज़ों में थोड़ा सा आप हाई रिस्क प्रोफेशंस को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। कर सकते हैं, पर बहुत सोच के समझ के उनकी चीज़ों को, प्रोज एंड कॉन्स को बैठ के समझ के फिर करें तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा जिसका वीक है हार्ट, उतना उसको रिस्क ज़्यादा रहेगा। सिंपल अगर एंजियोप्लास्टी हुई और पंप फंक्शन अगर नॉर्मल है, स्टेंट अच्छे से सेट हो गया 4-6 महीना, तो फिर इतना दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टफ केस है, एंजियोप्लास्टी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पंप फंक्शन बहुत ख़राब है, तो फिर ज़्यादा ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग बोट्स में रह जाते हैं या नेवल जिनका प्रोफेशन है, जिनका बोट शोर से 4-4, 6-6 महीने तक भी दूर रहती है, फिशिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, वो लोग पूछते हैं कि भाई हम जा सकते हैं कि नहीं। तो वो यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि एंजियोप्लास्टी के एटलीस्ट 2-4 महीने बाद तक ना जाएं, क्योंकि अगर बाय चांस ऑफ शोर में कहीं पे भी 1% भी अगर चांस है कि आपको बोट पर कोई बेहोशी हो गई या हार्ट अटैक हो गया, तो बहुत ज़्यादा जान का खतरा हो जाएगा। उसके बाद आप जब तक वापस किनारे तक पहुंचोगे तब तक जान बचना मुश्किल भी हो सकता है। तो वैसे लोग को हिदायत दी जाती है कि थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहें, और जब भी जाएं अपनी पूरी दवा लेके जाएं और व्यसन वगैरह बिल्कुल ना करें, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, नहीं तो सडनली ऑफ शोर अगर कुछ उनको प्रॉब्लम होती है तो किनारे तक आने में टाइम बहुत लग जाता है। ज़्यादातर एंजियोप्लास्टी के बाद हम पेशेंट्स को अच्छी नींद लेने का रिकमेंड करते हैं, पर ऐसा नहीं कि दिन भर सोते रहें। ऑन एन एवरेज हम रिकमेंड करते हैं कि दिन भर में 8 से 9 घंटे जैसा स्लीप रखे तो अच्छा है। जितना रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल स्लीप हो उतना अच्छा है। कोई करवट पर सोने में या उल्टा सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नींद में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा बहुत टाइम के लिए अगर आप नींद की गोली भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इससे हार्ट को साइड इफेक्ट नहीं होगा। इससे लॉन्ग टर्म आदत पड़ने का चांस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद कुछ लोग काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, तो नींद का प्रॉब्लम हो जाता है। तो वैसे लोगों में रिकमेंडेड है कि वो नींद की गोली थोड़े टाइम तक अगर लेते रहें तो नुकसान नहीं है। एंटी डिप्रेशन या एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन भी लें तो कोई नुकसान नहीं है। बाद में एक बार मेंटल लेवल स्टेबल हो जाए तो अपनी दवाइयों को उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी का काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर पेशेंट का स्टैमिना अच्छा है और 2-3 फ्लोर्स वो चढ़ सकता है, ट्रेडमिल में 5 से 6 मिनट्स वो कवर कर सकता है, तो वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी रिज्यूम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेंजरस एक्टिविटीज़ या बहुत ज़्यादा एक्सफिक्सिएशन वगैरह चीज़ें नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़, पर अदरवाइज़ परमिसिबल है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पेशेंट हार्ट का है तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी कंप्लीटली उसकी फॉरबिडन है, बंद है, वैसा नहीं है, सब चीज़ कर सकते हैं। इस रिगार्ड्स में हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसमें हमने ज़्यादा डिटेल्स में बात की है, तो वो आप देख सकते हैं। पर ओवरऑल ये एक्टिविटीज़ आप विदिन 15-20 डेज रिज्यूम कर सकते हैं। अगर किसी दवा से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है। मेडिसिन साइड इफेक्ट के डिटेल्स में आज ज़्यादा नहीं जाएंगे, उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया है कार्डियक मेडिसिन का साइड इफेक्ट का, उसमें ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको अपलोडेड है, आप देख सकते हैं।
तो उसमें आपको कौन कौन सी कार्डियक मेडिसिन होती है, उनकी क्या क्या साइड इफेक्ट्स होती हैं, उनको कैसे कम करना, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया, आप उसे देख सकते हैं। ज़्यादातर दवाइयों के साइड इफेक्ट में चक्कर, कमजोरी, सूखी काशी, पेशाब में जलन होना, बीपी धबकारा कम होना, एसिडिटी होना, ब्लीडिंग होना, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपको हो रहा है तो डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए। छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो उसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तो आपको डॉक्टर को डिस्कस करना है। कभी कभार एंजियोप्लास्टी के बाद लोग की भूख मर जाती है, टेस्ट चला जाता है, ऑब्वियसली हार्ट अटैक के बाद कई बार लिवर किडनी का भी इश्यूज़ हो सकता है, कई बार इतनी दवाएं चल रही होती है उसकी वजह से भी लोगों को खाने में टेस्ट नहीं आता। तो वैसा अगर किसी को लग रहा हो तो वो भूख बढ़ाने की दवाई ले सकता है। बिटर टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ पेपरमिंट्स और इस तरह की चीज़ें ले सकता है जिससे टेस्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर किसी को भूख नहीं लग रही है तो उसको डेफिनेटली लिवर किडनी का इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है, उसको दवाइयों को चेक करने की ज़रूरत है, और उनका फूड पैटर्न कई बार चेंज हो जाता है, डाइट चेंज हो जाता है, उस चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमने इस बारे में भी एक सेपरेट वीडियो किया है कि पेशेंट्स को हार्ट अटैक के बाद कमज़ोरी क्यों लगती है और कई बार उनका एपेटाइट लॉस क्यों हो जाता है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पर अगर आपको कुछ भी सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हो रहा है तो इसको डेफिनेटली इवैल्यूएट करना चाहिए। एसिडिटी और गैस अगर किसी को हो रहा है तो वो ज़्यादातर एस्पिरिन दवा के साइड इफेक्ट से हो सकता है, पर अगर फिर भी किसी को वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप उसको डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए कि वॉमिटिंग हो रहा है तो कहीं किडनी वगैरह का इशू तो नहीं है, तो वो एक बार चेक कर लेंगे। एक आध बार वॉमिट हो तो उसके लिए उतना दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा बार वॉमिटिंग हो तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं पंक्चर साइड रिलेटेड इश्यूज़। ज़्यादातर पंक्चर साइट जहाँ पे एंजियोप्लास्टी की जाती है हाथ से और पाँव से, वो एरिया में कभी कभी लाली हो सकती है, सूजन हो सकता है, पेन हो सकता है, कुछ दिन तक ब्लड के चकत्ते बन सकते हैं। तो उस चीज़ों में आपको थोड़ा कुछ भी अगर प्रॉब्लम ज़्यादा लग रहा है, इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो एंटीसेप्टिक्स लगानी है। ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है तो डॉक्टर से पूछ के एंटीबायोटिक्स लेनी है। कुछ भी प्रॉब्लम लगे, ज़्यादा ब्लीडिंग का कुछ साइड इफेक्ट लगे या पेन ज़्यादा हो तो आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए। जो प्लास्टर हाथ में लगाया जाता है वो एक दिन के बाद निकाला जा सकता है, पाँव में जो लगाया जाता है वो भी एक दिन के बाद निकाला जा सकता है। उसके बाद वहाँ पे कोई ड्रेसिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैंडेड वगैरह भी लगा लें 1-2 दिन तो चलेगा, उसमें कोई डीप इंजरी तो नहीं होती है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर वहाँ से कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई पस हो रहा है, कोई सीरियस डिस्चार्ज हो रहा है, कोई ब्लीडिंग हो रही है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है। अगर कोई कारण से वहाँ पे पल्स नहीं आ रही है या कोई कारण से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या कोई कारण से वो एरिया फूल गया है, गुब्बारा जैसा फूल गया है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उसमें एक डॉपलर टेस्ट करके देखा जाएगा कि वहाँ पे कोई सूडो न्यूरिज्म वगैरह तो नहीं हो गया है जिसको सेपरेटली डील करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद हार्ट अटैक से रिलेटेड या एंजियोप्लास्टी रिलेटेड सिम्टम्स लोगों को क्या हो सकते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा चलने पर सांस फूल सकती है, ये ज़्यादातर हार्ट का फेलियर हो जाता है, इससे वजह से भी हो सकता है। टिकाग्लोरिक मेडिसिन है, इसके साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। इस बारे में मैंने सेपरेट वीडियो किया जो कि आप चैनल पर देख सकते हैं। मेडिसिन आपको कंटिन्यूसली लेते रहना है। कार्डियक मेडिसिन से रिगार्डिंग भी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मेडिसिन का पर्पस क्या है और कौन कौन सी मेडिसिन आपको चलेगी। अगर मेडिसिन रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट हो तो आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। खांसी अगर होती है तो खांसी के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, दवाओं के साइड इफेक्ट से हो सकता है, हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एस्थमा वगैरह प्रेसिपिटेट हो तो उस वजह से हो सकता है। इस बारे में भी हमने एक सेपरेट वीडियो किया जिसमें इसमें डिटेल में डिस्कशन किया है, आप वो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ऑब्वियसली देखिए ये सारे टॉपिक्स के डिटेल में अगर मैं इस टॉपिक में जाऊँगा तो ये टॉपिक कई घंटों का हो जाएगा, इसलिए हर टॉपिक को या सब टॉपिक को मैंने सेपरेट वीडियो का आपको लिंक दे रहा हूँ, तो आप उस पर जाके उसको डिस्कस कर देख लें या उसको प्रॉपरली उस पर जो विचार है, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको देख ले तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि सांस फूलना, कमजोरी लगना, खांसी होना, वो हर एक व्यक्ति को नहीं होता। तो अगर मैं पूरी डिस्कशन एक ही टॉपिक में करूँगा तो आपको थोड़ा इररिलेवेंट लगेगा। तो इसलिए जिनको भी जो प्रॉब्लम है आप उस हिसाब से मेरे चैनल पर वीडियो है आप देख सकते हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स के लिए या प्रॉब्लम्स के लिए हमने किया है। अगर किसी को भूख नहीं लग रही है तो भूख बढ़ाने की सिरप ले सकता है। कमजोरी चक्कर वगैरह अगर हो रहा हो तो आप थोड़ा पानी और नमक ज़्यादा ले तो उसमें अच्छा है। तो उसमें कई बार लोगों का बीपी अगर कम होता है तो चक्कर आ सकता है। कमजोरी और चक्कर के बारे में भी हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर व्यक्ति को एंजियोप्लास्टी के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है तो ज़्यादातर वो बीपी कम होने की वजह से, दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से या हाइड्रोस्टैटिन्स जो दिया जाता है उस दवा के साइड इफेक्ट से हो सकता है। तो इसको आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। नॉर्मल हृदय गति एंजियोप्लास्टी के बाद 60 to 100 के आसपास रहे तो ठीक है, 50 तक भी अगर नहीं मेंटेन रह रही है तो दिक्कत नहीं है। 40 से अगर नीचे जाए या 100-120 से ऊपर जाए तो आपको डॉक्टर से डिस्कस करना है। ज़्यादातर 50 to 70 के बीच में रहे तो वो स्टैंडर्ड माना जाता है। हार्ट को उसमें रिलैक्स होने का थोड़ा टाइम मिलता है और हार्ट फेलियर कंपेरेटिवली बेटर रिस्पॉन्ड करता है, ऐसा काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है। अगर किसी व्यक्ति का बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको पुरानी दवाइयों को लेने से पहले भी एक बार डॉक्टर से डिस्कस करना है कि कौन सी दवाएं
कंटिन्यू रखनी है, कौन सी बंद रखनी है। बीपी लो है तो भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका बीपी ज़्यादा लो है तो ऐसा तो नहीं है कि आप पुरानी दवाइयाँ भी साथ में ले रहे हो बिना डॉक्टर से पूछे, तो वो सब चीज़ों को डिस्कस करना है। कई बार क्या है, डाययूरेटिक्स या पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयों से भी बीपी कम हो सकता है, या कई बार हार्ट अटैक के बाद पंप फंक्शन कम होने की वजह से बीपी कम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों में दवाइयों का क्या रोल है वो आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। हर स्पेसिफिक साइड इफेक्ट जो आपको होता है उसके लिए आपको अलग तरह से आपको डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ों के कारण अलग होते हैं। आपको जो भी हो रहा हो उस हिसाब से आप मैनेज कीजिए। किसी किसी को पेशाब में जलन हो सकती है या पेशाब अटक सकती है, ये भी मेडिसिन से साइड इफेक्ट में हो सकता है। SGLT2 इनहिबिटर्स जो हम हार्ट फेलियर के लिए देते हैं उससे पेशाब में जलन हो सकती है, और बीटा ब्लॉकर्स वगैरह से पेशाब थोड़ी अटक सकती है, खासकर उम्र दराज मेल पेशेंट्स में। तो वैसा कुछ अगर आपको लग रहा है तो डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए, दवाओं का डोज थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर किसी को डाइट चेंज करने वगैरह, जैसे कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो रहा है तो हाई फाइबर डाइट ले, जितना ज़्यादा फाइबर वाला डाइट लेंगे उतना अच्छा है। उसमें क्या है, आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह कम होगा। कई लोग को क्या है, पाइल्स वगैरह का पुराना प्रॉब्लम होता है, तो जैसे ही वो अपनी मेडिसिन को बंद करते हैं या चेंज करते हैं या उनका डाइट चेंज हो जाता है तो ब्लीडिंग चालू हो जाती है। खून पतला करने की दवाओं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर वैसा कुछ हो रहा हो तो डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए, दवा का डोज कम कीजिए, हाई फाइबर डाइट लीजिए, ज़्यादा पानी लीजिए, तो ये प्रॉब्लम कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड वैसे बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत सारे टॉपिक्स है। हर एक टॉपिक को एक सेपरेट डिस्कशन में किया जा सकता है कि ये हो रहा है तो क्या, वो हो रहा है तो क्या। तो वो काफ़ी हमने ऑलरेडी वीडियोज़ इस बारे में किए हैं। कुछ कुछ चीज़ें इस में वीडियोज़ में बाकी सबके साथ ओवरलैप होंगी डेफिनेटली। वो वीडियोज़ को भी आप चाहे तो देख सकते हैं, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि क्या आपको प्रॉब्लम है, उसमें क्या करना है। आज के टॉपिक में हमने बेसिक चीज़ों पर बात की। एंजियोप्लास्टी के बाद डाइट कैसा होगा उसने में सेपरेट वीडियो किए हैं, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सेपरेट वीडियोज़ किए हैं, और स्टेंट रिलेटेड इश्यूज़ पर भी सेपरेट वीडियोज़ किए, और इन हॉस्पिटल पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स होती है उस बारे में भी सेपरेट वीडियो किया है। तो ये सारी चीज़ आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप इनको मेरे पोस्ट एंजियोप्लास्टी जो प्लेलिस्ट है एंजियोप्लास्टी रिलेटेड, उसमें सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो आप उस पर देख सकते हैं। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। ज़्यादातर पोस्ट एंजियोप्लास्टी चीज़ें आज के मैंने टॉपिक में कवर की है, पर आपके कोई भी कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई चीज़ आपको लगता है मैंने मिस किया है तो हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम उसे कवर करें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरीज है तो हमें उनके बारे में बताइए, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टॉपिक को एंड तक देखा, और आपको डेफिनेटली इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। आप उस कंटेंट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंग्लिश में भी देख सकते हैं।